अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर के बेसिक्स हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एटम्स में कुछ मिससेलेनियस टॉपिक्स है अजीबोगरीब, तो वो देखेंगे और फिर हम आएंगे सेमीकंडक्टर बेसिक्स पे। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या? तो ये किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था ये? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने किया क्या था पहले तुम समझना। देखो, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। देखो, तो उसने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, जैसे आपका बिस्मथ, कोई भी ले सकते हो, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया आपने, और जैसे पोलोनियम हो गया। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? जिससे कंटिन्यूसली आपकी अल्फा बीटा गामा रेस निकलती है। तो उसने, रदरफोर्ड ने एक पोलोनियम लिया जिससे कंटिन्यूसली आपकी अल्फा रेज निकल रही है। कौन सी रेज निकल रही है? कंटिन्यूसली कौन सी निकल रही है? अल्फा रेज निकल रही है। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे पोलोनियम क्यों चूज किया? क्योंकि पोलोनियम से कंटिन्यूसली अल्फा की रेज निकलती है। और फिर उसने यहाँ पे ब्रिक लगा दी। यहाँ पे क्या लगाई? ईंटें लगाई उसने, ब्रिक। उसने ब्रिक्स क्यों लगाई? उसका भी रीजन है। और ये ब्रिक जो थी, ये थी लेड की ब्रिक। क्योंकि लेड क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। तो ऊपर वाला लेड भी रिपेल करेगा, नीचे वाला लेड भी रिपेल करेगा। तो ये इस तरीके से एकदम सामने जाएगी। और फिर यहां पे इसने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल रखी। क्या रखा? इसने एक थिन गोल्ड फॉइल रखी। और फिर उसने क्या किया? चेक किया कि अल्फा पार्टिकल रिपेल हुए कि ऐसे पास कर गए, कितना डेविएशन हुआ। तो यहां पे उसने एक स्क्रीन रखी, इसको वो नाम देता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसको उसने नाम दिया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो वापस पूरा एक्सपेरिमेंट तुम ध्यान से सुनना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जैसे पोलोनियम। तो पोलोनियम से अल्फा रे निकल रही है, जिसको ये नहीं पता कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल होता है आपका हीलियम 2+। उसने यहाँ पे लेड की ब्रिक लगाई। किसकी? लेड। लेड मतलब लेड क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल को ना तो ऊपर आने देगा ना नीचे जाने देगा। तो ये अल्फा पार्टिकल इस तरीके से सामने जाएगा। फिर यहां पे उसने एक पतली गोल्ड की फॉइल रखी और फिर चेक किया उसने कि आपका अल्फा पार्टिकल सामने पहुंच रहा है कि डेविएट होके इधर जा रहा है, कि डेविएट होके इधर जा रहा है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। तो याद रखना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दूसरा कौन सी फॉइल ली थी? गोल्ड। गोल्ड क्यों लिया था? तुम लोगों को अगर पता हो तो गोल्ड की एक प्रॉपर्टी की, ये बहुत डक्टाइल होता है। आप इसको कूट कूट के बहुत चपटा कर सकते हो। तो इसने जितना थिन हो सके उतना थिन गोल्ड फॉइल को किया। और पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों रखी? ताकि पता पड़ पाए कि कहां पे आपका अल्फा पार्टिकल पहुंचा, कहां पे नहीं पहुंचा। ठीक है, तो वापस अब मैं थ्योरी पे जा रहा हूं। अब देखो, पढ़ो। परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच ही बॉम्बार्डेड thin foil of gold with a beam of fast moving alpha particle. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. So whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash was produced at that point. है ना? तो अब देखो, मैं तुम्हें इसका एनिमेशन बता रहा हूं। तुम सबको ये एनिमेशन दिख रहा है? देखो, सामने से अल्फा पार्टिकल आ रहा है। देखो, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सामने पहुंच रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है, छोटे छोटे। लेकिन कभी कभी आपका फ्लैशिंग भी हो रहा है। दिख रहा है तुम सबको? कभी कभी आपका फ्लैशिंग भी हो रहा है। देखो, वापस प्ले करता हूं। देवांश, दिख रहा है तुझे? एक मैक्सिमम हाँ सर, अल्फा दिख रहा है। पार्टिकल सामने पहुंच रहे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां पहुंच रहे, उनमें कोई डेविएशन नहीं है। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल, ध्यान से देखो, इधर उधर भी, जैसे देखो, एक यहां पहुंचा इस जगह, एक देखो यहां पहुंचा। तो जो वो वहां पहुंचा, ध्यान से देखो उसका डेविएशन कितना है। जो वहां पहुंचा वो ऐसे आके उधर गया, है ना? तो इस तरीके की ये स्क्रीन थी। और ये स्क्रीन किसकी बनी थी? जिंक सल्फाइड की। ये स्क्रीन किसकी बनी हुई थी? जिंक सल्फाइड की। तो किसी को अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट है तो पूछो। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, फिर आपकी लेड की ब्रिक होती है, फिर आपकी गोल्ड फॉइल होती है, और चारों तरफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, और आपका अल्फा पार्टिकल जाता है। ये है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो बना सकते हो कि किसी को कोई डाउट है। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो। तो इन एक्सपेरिमेंट से इसने क्या ऑब्जर्व किया? ध्यान से पढ़ो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो
ऐसे के ऐसे पास कर गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आया. A very few alpha particle underwent deflection through small angle and very few deflected back, i.e. through an angle of nearly 180 degree. तो रदरफोर्ड ने क्या देखा? रदरफोर्ड ने ये देखा कि जितने अल्फा पार्टिकल थे उसमें मैक्सिमम तो ऐसे गोल्ड फॉइल के थ्रू बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ. कुछ अल्फा पार्टिकल थे जिनमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ और 10,000 में से एक ऐसा था जो ऐसे उल्टा घूम के वापस आ गया. तो ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया. तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ओनली फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, और खाली कुछ एक थे. कितने यहां पे लिख लेना? 1 in 10,000. तुम अपनी कॉपी में लिख लेना 1 in 10,000 रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. तो 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से टर्न हुआ, है ना. ये इसके ऑब्जर्वेशन थे. तो किसी को कोई डाउट है तो अब तक पूछ लो, ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, तुम बाद में लिख लेना. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. तो कोई तुम्हें पूछे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स था उसकी खास बात क्या थी? वो रेडियो एक्टिव था. उससे कौन सी रे निकल रही थी? अल्फा रे निकल रही थी. उसको फोकस करने के लिए क्या यूज किया? उसने लेड की ब्रिक यूज करी. किस पे बम्बार्ड किया? गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया. गोल्ड पे क्यों बम्बार्ड किया? क्योंकि गोल्ड की फॉइल को आप बहुत पतला कर सकते हो, बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल अवेलेबल. और आपने जो रीडिंग ली वो कहां पे ली? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ली. आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन किसकी बनी है? जिंक सल्फाइड की बनी है. इतना सब तुम्हारे दिमाग में फिट हुआ कि तुम्हें डाउट है? डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. कोई डाउट है? ऋषिता, श्रेया, हेतल, कशिश, कोई डाउट है तो पूछो. नहीं सर, क्लियर है. क्लियर है? तो अब तुम ध्यान से देखो. हाँ. अब तो बेसिकली एक बार लास्ट बार मैं समझा रहा हूं. तो यहां पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहां पे आपका लेड ब्रिक है, ये आपका गोल्ड का फॉइल है, ये आपकी स्क्रीन है जो जिंक सल्फाइड की बनी है. मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो कहां पहुंच रहे? सामने. लेकिन कुछ एक का डेविएशन हो रहा है. तो ये आपका अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था. अब इसके कंक्लूजन क्या है देखो. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वर नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल. तो ये क्या प्रूव करता है? द एटम मस्ट बी मोस्टली एम्प्टी स्पेस. तो पहला पॉइंट क्या था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तक का तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ. मतलब ना तो उनको किसी ने अट्रैक्ट किया, ना किसी ने उनको रिपेल किया. इसका मतलब एटम के अंदर की मैक्सिमम जगह खाली है. सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स. इसका मतलब क्या है कि कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो ऐसे घूम के भी वापस आ गया, है ना. घूम के भी वापस आ गया मतलब कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पड़ा हुआ है. क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता तो सारे अल्फा पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है. खाली कुछ अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहा है. मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका एक जगह पड़ा हुआ है, बाकी पूरी जगह आपकी खाली है ना. तो देयर मस्ट बी अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस विद अ पॉजिटिव चार्ज विद अ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू इट्स सरफेस. और तीसरा पॉइंट है अल्फा पार्टिकल रिपेल्ड. तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब वो पॉजिटिव होते हैं और न्यूक्लियस ही पॉजिटिव होता है. तो 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था जो इसे घूम के वापस आ गया. मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह सेंटर पे पड़ा हुआ है. और लास्ट पॉइंट है एटम्स आर न्यूट्रल ओवरऑल. क्योंकि आपके जो एटम होते हैं उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और सारा का सारा पॉजिटिव आपके सेंटर पे होता है और नेगेटिव चार्ज आपका न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा होता है. तो ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन थे. तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के सबसे बड़े कंक्लूजन क्या थे? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी. दूसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या था? कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज confined near center called as nucleus. तीसरा सबसे बड़ा उसका ये क्या था कि एटम न्यूट्रल होता है, आपका सारा पॉजिटिव बीच में, नेगेटिव गोल गोल घूम रहा होता है. ये तीन कंक्लूजन तुम्हें याद रखने हैं रदरफोर्ड के मॉडल के. तो मैं तुम्हें लिखवा देता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा हैफ्जर्ड लिखा हुआ है. पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडिफ्लेक्टेड. तो उसने देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए. इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे ये रिजल्ट निकला
कि मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, आपका मैक्सिमम जो एटम है वो क्या है, एम्प्टी। दूसरा था सम अल्फा पार्टिकल्स 1 in 10,000 रिपेल्ड बाय 180 डिग्री, वो ऐसे गए और वापस घूम के आ गए। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड एट सेंटर, तो जितना पॉजिटिव चार्ज था वो आपका सेंटर में ही कन्फाइंड था। और तीसरा था वो था ये कि एटम आर न्यूट्रल, एटम्स जो होते हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको इतना याद रखना है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो दो मुझे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हें करानी है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक चीज तुम मुझे बताओ, तुम सबको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन आर। भूल तो नहीं गए? दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन उनके बीच में दूरी कितनी है। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या? तो सपोज करो कि ये आपका गोल्ड न्यूक्लियस है, मान लो कि ये आपका गोल्ड न्यूक्लियाई है, और इस गोल्ड न्यूक्लियाई के अंदर आप गोल्ड का मान लो एटॉमिक नंबर Z है, तो आप मुझे बताओ कि अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? Z, तो अंदर टोटल चार्ज कितना है? Ze। और मान लो कि ये कोई अल्फा पार्टिकल है जिसको मैंने लॉन्च किया वेलोसिटी v अल्फा से, और मान लो इसका मास है m, और मान लो कि ये इनिशियल कंडीशन है। और होगा क्या देखो, मान लो कि ये न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, तो ये आएगा 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 आएगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 2+, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, आएगा आएगा और धीरे धीरे क्या करेगा? रुक जाएगा और फिर ऐसे घूम के जाएगा। तो ये जितनी दूरी पे रुकेगा ना न्यूक्लियस के सेंटर से, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं? अगर आप किसी अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस की तरफ फेंकते हो, तो आपको बताना है कि वो कितनी देर के बाद कितने डिस्टेंस पे आके रुकेगा और घूम जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो कैसे निकालते हैं। मान लो ये इनिशियल कंडीशन है जब मैंने लॉन्च किया, और ये फाइनल कंडीशन है जब वो रुक गया। तो अपन लगाते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और देखो हम इसको कैसे लगाएंगे, अब तुम सब ध्यान से समझना। देखो, शुरू में जब आपने अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया तो उसका मास तो m है, वेलोसिटी v अल्फा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ का स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल निकालते हैं। तो शुरू में आपका अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से बहुत दूर था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अब लिखते हैं अपन फाइनल काइनेटिक। तो फाइनली तो आपका अल्फा पार्टिकल रुक गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे तो आपका अल्फा पार्टिकल टर्न ले रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल टर्न लेता है तो एक बार वहां पे रुकता है कि नहीं रुकता है? अगर आसमान में आप बॉल फेंकते हो तो ऊपर ही ऊपर जाके रुकती है, फिर घूमती है, तो ऊपर ही ऊपर रुकती है कि नहीं रुकती है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? के इंटू अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? अल्फा पार्टिकल है आपका हीलियम 2+, तो उस पर कितना चार्ज है? 2e। गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है? Ze अपॉन ये कितना आ जाएगा? R। क्योंकि जब आपका पार्टिकल रुका तो वो न्यूक्लियस के सेंटर से कितना दूर था? R। तो ये आपका आंसर है। तो यहां से आप R कैसे निकालोगे? लिख लो अपनी कॉपी में, 2kZe² अपॉन हाफ m v अल्फा का स्क्वायर लिख लो। ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन है। लिख लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? अगर मैं किसी अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ लॉन्च करूं और वो मान लो कि रिपेल होके वापस आ रहा है, तो आपको यह बताना है कि वो न्यूक्लियस के कितना पास पहुंचा था।
तो न्यूक्लियस के जितना पास पहुंचा था उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एग्जाम में कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय, वो आपको डिराइव करने को ही बोलेगा, डिराइव डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको करना क्या है, आपने जब अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया तो वो बहुत दूर था, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आपने जब अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया तो वेलोसिटी कितनी थी v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। वो गया 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 फाइनली रुका और टर्न हुआ, तो जब रुका तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई जीरो, और पोटेंशियल कितनी हो गई के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन आर। तो अपने को आर निकालना था, लिख लो। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप क्लियर कर लो। ऋषिता कोई डाउट है, नित्या कोई डाउट है तो पूछो, तुम पूछोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ लॉन्च करता हूं तो वो जाएगा जाएगा और रिपेल होकर वापस आएगा, तो आपको बताना है कि वो न्यूक्लियस के कितना पास पहुंचा, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और अपन ने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाया। हाँ पूछो। सर ये जैसे आपने ये तो डायरेक्टली न्यूक्लियस की तरफ किया, अगर ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, मतलब वो जो है वो एक मतलब सीधा जाए और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए, मतलब एक पैराबोला टाइप पाथ हो, और उसमें हाँ बिल्कुल। अब ये जो डिस्टेंस है सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच का, ये हाँ ये हाँ ये बिल्कुल। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकालना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, अच्छा, पर इसका कैसे? फॉर्मूला भी है, अगली स्लाइड में लगा रखा है मैंने। हाँ भाई, सर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? हाँ उसी पे आ रहा हूँ, ये रहा इम्पैक्ट पैरामीटर। आ रहा हूँ ये तो लिख लो पहले, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। लिख लो ये। और किसी को इसमें डाउट है तो क्लियर करो, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी बोल गया आज, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तुम एक चीज ध्यान से देखो, जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना तेज आप अल्फा पार्टिकल को फेंकोगे वो उतना न्यूक्लियस के पास जाएगा। तो जितनी ज्यादा अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतना कम होगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो तुम लोगों ने लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं, है ना, तुम लोगों ने लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, आई होप तुम्हें लिख लिया होगा, वैसे भी स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंपैक्ट पैरामीटर। तो आप मुझे, तो पहले तुम समझना कि इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, पहले तुम ये समझना। तो मान लो कि ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, और मान लो कि ये कोई एक्सिस है जो इसके न्यूक्लियस से पास कर रही है, और मान लो कि कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये इसको बोलते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर, और इसको डिनोट करते हैं 20 है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन, इंपैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई एंड velocity vector of alpha particle, distance between, perpendicular distance कर देना, perpendicular distance between axis of nuclei and velocity vector of alpha particle। और अब तुम ध्यान से देखो, तुम सब एक चीज मुझे बताना, अगर मान लो आपका इंपैक्ट पैरामीटर कम है, जैसे मान लो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो उसका डेविएशन तो ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो आपका इंपैक्ट पैरामीटर और कम करता हूं तो आपका अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाएगा साला। और अगर मान लो मैं इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ाता हूं, जैसे मान लो आपका अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो उसका तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो याद रखना, आपके पार्टिकल का कितना डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन मतलब थीटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपैक्ट पैरामीटर। तो जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतना तुम्हारे पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कम होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, एक तो ये डेफिनेशन लिख लो, ये डायग्राम बना के इसे बी डिनोट कर दो। बी होता क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और याद रखना आपका डिफ्लेक्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपैक्ट पैरामीटर होगा। आप खुद सोचो, जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतना आपका डिफ्लेक्शन कम होगा।
डिफ्लेक्शन का मतलब है ये वाला एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, है ना, लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो डाउट है तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना, मुझे पता नहीं पड़ेगा, आप बोल दो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। सर एक बार वापस समझा दीजिए। हाँ देखो, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, देखो सपोज करो कि ये गोल्ड न्यूक्लियस है, और मान लो कि ये कोई एक्सिस है जो इस न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही है, और मान ले कि तेरा कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधा ही आएगा, क्योंकि हमने लेड की ब्रिक लगा रखी है, एकदम सीधा आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये होती है तेरी इम्पैक्ट पैरामीटर। तो तू अच्छा। खुद सोच, अगर तेरा इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो तेरा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एकदम 180 डिग्री डिफ्लेक्ट वापस करेगा। जाएगा। अगर मान लो हाँ यहां पे आया तो उसका डेविएशन मान ले ऐसा हो हाँ गया, अगर मान ले थोड़ा हाँ। और ऊपर आया तो ऐसा हो गया, और ज्यादा करेगा तो उसका डिफ्लेक्शन ही नहीं है। तो जितना इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तेरा डिफ्लेक्शन उतना कम है, इसलिए मैंने लिखा थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। और थीटा कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है ना। तो वैसे तो अपनी अच्छा। बुक में नहीं है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला तुम चाहो तो लिख लो। तो B इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम वी स्क्वायर, लिख लो। वैसे तो ये फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिख लो तो भी। इम्पैक्ट पैरामीटर सर का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वापस बताना फॉर्मूला। क्या हो गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला बताना वापस। हाँ एक वो पहले ये तो लिख ले, ये लिख ले एक बार। तो लिख लो अपनी कॉपी में इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम वी स्क्वायर, लिख लो इसको। और थीटा कौन सा एंगल है, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अगर आपका अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है और मान लो ऐसे डेविएट होके गया, तो ये वाला जो आपका एंगल है, ये एंगल है आपका थीटा। थीटा मतलब आपका पार्टिकल कितना स्कैटर होगा, कितना डिफ्लेक्ट होगा। वैसे तो ये नहीं है, लेकिन याद रखना कि बी आपका थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना, आपका जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा आपका थीटा उतना कम होगा, ठीक है। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर तो मैक्सिमम डेविएशन जो है वो सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा। हाँ एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ठीक बाकी है। सब कांस्टेंट है। तो सर अगर इन सब की वैल्यू रखें, मतलब हाफ, मतलब जेड, सॉरी, सिर्फ ई की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम की वैल्यू रखें तो फिर क्या आंसर आएगा डायरेक्ट? कोई निकाल के कांस्टेंट आएगा देखना, मतलब? ऐसा कोई मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है, बट निकाल सकता है ना, सब वैल्यू कांस्टेंट है, ये खाली थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है इसने, अगर थीटा तू 180 पुट करेगा तो तेरा बी 0 हो जाएगा, और हो भी रहा है। अगर तेरा बी 0 है तो पार्टिकल का डेविएशन कितना है, 180 डिग्री। तो ये इतना अंदर मत घुसो, तुम तो खाली ये याद रखो कि बी और थीटा में क्या रिलेशन है, बस। ठीक है, एक किसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला देखना है, ये रहा। तो 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, लिख लो इसको। 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, ये था। जेड मतलब आपकी जो गोल्ड फॉइल है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एक टॉपिक लिखो, हटा दो इसको मैं। हाँ ऋषिता, खाली 180 डिग्री में 0 होगा ना ऋषिता। तो खुद सोच कि अगर मान ले कि तेरा कोई पार्टिकल एकदम न्यूक्लियस के सेंटर में आया तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टोटल वो आया ऐसे था और जा ऐसे रहा है, तो कितना डेविएशन हुआ 180 का, और एकदम बीच में आया मतलब बी कितना है 0। तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, मतलब तेरा डेविएशन कितना होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो अब तुम लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिट।
अगर तुम्हें किसी ऑर्बिट से या किसी एनर्जी लेवल से, ऑर्बिट पे लिखना स्लैश करके लिखना एनर्जी लेवल, तो अगर तुम्हें किसी एनर्जी लेवल से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जो एनर्जी चाहिएगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसे मैं तुम्हें अगर एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन फोर्थ एनर्जी लेवल, an electron is in fourth energy level of hydrogen atom, find ionization energy। तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम के फोर्थ लेवल में, फोर्थ एनर्जी लेवल में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे? आप चेक करो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फोर्थ एनर्जी लेवल में, तो उसकी टोटल एनर्जी होगी कितनी? -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला याद रखना। तो -13.6 हाइड्रोजन है मतलब Z की जगह 1 रखना तो 1 आएगा, और फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब n की जगह 4 तो नीचे आएगा 16। तो यही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है? इतनी। अगर आप इसको इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारे एटम से बाहर आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि मुझे आयन बनाना है। क्या बनाना है? आयन। आयन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाता है। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से बाहर निकालना है, एटम से बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी चाहिएगी वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और रिमूव करना मतलब आपको एटम से ही बाहर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? आप एनर्जी निकाल लो और बस वही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ लो कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी। तो वो डिपेंड करता है ना कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में। अगर वो n=1 में तो बहुत चाहिएगी क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के पास है। अगर n=2 में तो कम चाहिएगी क्योंकि थोड़ा दूर है। अगर n=3 में तो और कम चाहिएगी। तो इसलिए आपकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? n पे। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन in first excited state, for electron in first excited state of hydrogen atom। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो अब तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। याद है मैंने तुम्हें लिखवाया था, भूल तो नहीं गए? जो ग्राउंड लेवल होता है उसको बोलते हैं n=1, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? n=2। तो n=2 तो चेक करो कितना आएगा आपका एनर्जी, कितना होगा चेक करो। -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन n=2 पुट करोगे, हाइड्रोजन एटम है तो Z को तो 1 पुट कर दो, नीचे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दोगे तो वो एटम से बाहर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो अब तक आप क्लियर कर लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट लिखो एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? तो इसका मतलब क्या लिखो अपनी कॉपी में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन n=1 में, मान लो मुझे 2 में लेके जाना है। मान लो इलेक्ट्रॉन n=2 में मुझे 4 में लेके जाना है। तो कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है E final माइनस E इनिशियल। क्या फॉर्मूला होता है इसका?
ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो आयोनाइजेशन में तो क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल देते हैं, पर एक्साइटेशन में क्या होता है, मान लो मुझे 2 से लेके 4 तक लेके जाना है, 6 से लेके 10 तक लेके जाना है, तो मैं एक्साइट कर रहे हैं उसको, 6 में था, मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं तो वो 10 में आ गया। तो कैसे निकालते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। फिर एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है इसका भी। तो मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, ये वाला क्वेश्चन है ये, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इक्वल टू 1 में था और आपको उसको 2 में लेके जाना है। तो आपको चेक करना है कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो चेक करो कि पहली लेफ्ट शेल की कितनी एनर्जी है, तो -13.6, z का भी 1 होगा, n का भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर चेक करो सेकंड वाले की कितनी एनर्जी है, तो -13.6 अपॉन आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिएगी, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो इसमें से इसको घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इसका आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी को इन सब में आप कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर एटम्स के लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक क्लियर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछ लो कुछ डाउट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ही निकाल देना है। एक्साइटेशन का मतलब है अरे यार नीचे कहीं न्यूक्लियस के पास है, आपको उसके दूर ले जाना है, 2 से 4 लेके जाना है। तो आप 2 में एनर्जी निकालो, 4 में निकालो और ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करो, आपको एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाएगी। कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो, नहीं तो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, आयोनाइजेशन, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो सर आप लास्ट टॉपिक पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अब तुम लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अब तुम सब समझना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो पहले मैं ऐसी हाइपोथेटिकल कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, तुम सब ध्यान से देखना। मान लो कि ये कोई एटम है, मान लो कि ये उसका न्यूक्लियस है और ये पहला एनर्जी लेवल, मान लो इसकी एनर्जी है -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो ये दूसरा एनर्जी लेवल, मान लो इसकी एनर्जी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो ये तीसरा एनर्जी लेवल, मान लो इसकी एनर्जी है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मान लो कि ये एक और एनर्जी लेवल है, मान लो ये 4th एनर्जी लेवल है और मान लो इसकी एनर्जी है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास एक एटम है जिसका जो पहला शेल है उसकी एनर्जी -20, जो दूसरा शेल है उसकी -10, जो तीसरा शेल है उसकी -4 और जो चौथा शेल है उसकी -1। तो अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैंने इस एटम की तरफ, ये जो एटम आपको दिख रहा है, इस एटम की तरफ मैंने बहुत सारे फोटोन फेंके, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन फेंका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन फेंका, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फेंका, 4 का फेंका, 5 का फेंका, ऐसे करते 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 मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मैंने 20 फोटोन फेंके। एक फोटोन की एनर्जी 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ये एटम इनमें से कौन से फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सब ध्यान से सुनना, आपका फोटोन खाली उन्हीं, आपका एटम खाली उन्हीं फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिनकी एनर्जी इनमें से किसी भी दो के डिफरेंस के बराबर हो। जैसे 20 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है।
उसी तरीके से 20 और 4 के बीच में कितना है 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन वाट वाला फोटोन भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसे 20 और 1 के बीच में कितना है 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी यहाँ पे क्या हो सकता है एब्जॉर्ब हो सकता है। उसी तरीके से अपन 10 का चेक करते हैं, 10 और 4 के बीच में कितना है 6 का डिफरेंस। तो तुम सुनना, अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 में है तो वो जंप करके कहां जा सकता है 3 में जा सकता है, तो 6 वाला भी आपका क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। 10 में से 1 गए 9, तो 9 वाला भी एब्जॉर्ब हो सकता है, और 4 में से 1 गए 3, तो 3 वाला भी हो सकता है। तो इसके अलावा बाकी सब फोटोन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपका एटम खाली उन्हीं फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिनकी एनर्जी किन्हीं 2 एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। एक क्वेश्चन तुम करो, इसका तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन तुम करो, देखो सपोज करो कि कोई हाइपोथेटिकल एटम है, इसके n = 1 की एनर्जी है -6, n = 2 की एनर्जी है -4, n = 3 की एनर्जी है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इस एटम की तरफ आपके फोटोन सारे, एक आ रहा है 10 का, एक आ रहा है 9 का, एक आ रहा है 8 का, ऐसे करते 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 एक आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से फोटोन एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और याद रखना, एक हमेशा मत भूलना, n = इंफिनिटी का होता है 0। चेक करो कि इनमें से कौन से फोटोन एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लगाओ दिमाग। आप इन चारों को ही देख के बता दो मुझे कि इन चारों को देख के तुम्हें क्या लगता है कि कौन से एब्जॉर्ब होंगे। सोचो, 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 16 10 तक आ रहे हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 6 और 1 के बीच में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और 6 और 0 के बीच में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 4 और 1 के बीच में कितना है 3 का। 4 और 0 के बीच में कितना है 4 का। और 1 और 0 के बीच में कितना है 1 का। तो ये सब एब्जॉर्ब होंगे, बाकी सब आपके एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो ये होता है आपका एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, लिखो अपनी कॉपी में। तो लिखो, when photons of different frequency are passed through a container, when photons of different frequency are passed through a container of hydrogen gas, only those photons will be absorbed, only those photons will be absorbed whose energy is equal to difference in energy of two levels. Only those photons will be absorbed whose energy is equal to difference in energy of two levels. ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि आपका वही फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं जिनकी एनर्जी 2 एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। यह है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कोई डाउट है तो पूछो इसमें, वरना एटम करीबन करीबन खत्म हो गया। अब सेमीकंडक्टर से तुम्हारा कोई डाउट है तो पूछो इस कंसेप्ट में। मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूं आज, वो शीट तुम्हें सॉल्व करनी है आज जो पढ़ाया उसकी। कोई डाउट है तो पूछो।